हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हिंदी में हम सब पढ़ रहे थे रस और उसके प्रकार। रस और उसके प्रकार में हमने रस के अवयव पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें इस रस के अवयव जैसा मैंने आपको बताया था 4 प्रकार के होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। उसमें से 2 हम पढ़ चुके हैं, स्थायी भाव और विभाव। आज का हमारा टॉपिक है अनुभाव। तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे अनुभाव। आई होप रस ऐसा टॉपिक है कि आप सभी को पसंद आता है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। और जब भी हम हिंदी के किसी एग्जाम की बात करते हैं, चाहे वो एमए या बीए का हो या हाई स्कूल इंटर का हो, तो ग्रामर के अलावा जो फर्स्ट पेपर का भी क्वेश्चन आता है उसमें भी काव्य रिलेटेड जितनी चीजें आती हैं उसमें रस की बातें पूछी जाती हैं। कोई काव्य आया तो उसमें कौन सा रस आ रहा है, कौन सा अलंकार आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस दृष्टि से काव्य के व्याकरण के अलावा भी हिंदी साहित्य में भी और इंटर तक की बात करें या ग्रेजुएशन और पीजी की भी बात करें तो उसमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो हम स्टार्ट करते हैं रस और उसके प्रकार। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है, हमने पढ़ लिया था, पहला क्या था? स्थायी भाव। स्थायी भाव हम पढ़ चुके हैं और दूसरा विभाव भी हम पढ़ चुके हैं। और तीसरा हमारा टॉपिक है अनुभाव। हम देखते हैं अनुभाव क्या होता है। अनुभाव वो होता है, आश्रय आलंबन हमने पढ़ा था। आश्रय आलंबन की जो चेष्टाएं होती हैं, उसके जो एक्टिविटी होती है, वही अनुभाव होता है। वो एक्टिविटी क्या किस तरह से करता है। जैसे जब मान लीजिए हम श्रृंगार रस की ही बात करते हैं, तो जब नायक नायिका को देखता है तो उस जो जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो किस तरह की एक्टिविटी करता है, किस तरह की चेष्टाएं करता है। वही आश्रालंबन जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो कैसी चेष्टाएं करता है, उसको अनुभाव कहते हैं। ठीक है। आश्रय की क्रियाएं, जिससे कि पता चले कि कौन सा भाव जगह है। ठीक है। अनुभाव वो होता है जो आश्रय लंबन होता है, यानी कि जो आश्रय इसका होता है, उसकी चेष्टा, उसकी एक्टिविटी, जिसके थ्रू हमें पता लगा सकें कि उसके अंदर कौन सा भाव जगह। जब हमारे सामने काव्य आता है और हमको पहचानना रहता है, तो अनुभाव में उसके चेष्टाओं के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा रस है। ठीक है। वो चेष्टाएं कितने कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे उदाहरण के लिए हो सकती हैं भय से कांपना, गुस्से से मुंह फुला लेना, मुस्कुराना, इत्यादि क्रियाएं होती हैं आश्रय आलम्बन की। इसके अलावा और भी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, हाथ पैर पटकना या ठंड से कांपने लगना या गुस्से से आंखें दिखाना
इस सब तरह की क्रियाएं होती हैं जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि इसमें कौन सा रस है, इन्हीं अनुभवों के माध्यम से। अब ये अनुभव भी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है? अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। वो हम किस तरह से आगे डिस्कस करेंगे, इसको आप नोट डाउन करिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या समझ में नहीं आएगा तो वीडियो बार-बार चला के आप देख लीजिएगा। अनुभव, अनुभव 4 प्रकार के हैं, ठीक है? पहला क्या है? पहला हमारा है कायिक। कायिक, कायिक का मतलब होता है काया। काया यानी हमारी शरीर की जो चेष्टाएं होती हैं उसके माध्यम से जो प्रकट किया जाता है उसे कायिक कहते हैं। शरीर के अंगों से उत्पन्न चेष्टाएं क्या है? शरीर के अंगों से उत्पन्न चेष्टाएं, ठीक है? शरीर के अंगों से उत्पन्न चेष्टाएं क्या हो सकती हैं? जैसे सामने से नायिका गुजर रही है और नायक नायिका की आंखें मिल गई तो नायक के अंदर भाव जग गया। भाव जगा तो उसने शरीर चेष्टाएं को की, हाँ आंख मिली, सर से हाथ झुका लिया, कई बार सर पे हाथ फेर दिया कि हाँ मैं आकर्षित भी हो रहा हूँ और सामने वाले को पता भी नहीं, कभी नजरें देख के फिर नजरें झुका लेना, इस सब तरह की चेष्टाएं कायिक चेष्टाओं में आती हैं। कभी ऐसी हरकतें करने लगना कि वो अगर वो लड़की हमें इग्नोर कर रही है तो अट्रैक्ट करने के लिए तरह तरह की चेष्टाएं, मुझसे ज्यादा आप सब लोग जानते हैं, तो इस तरह की कायिक चेष्टाएं करता है। दूसरा है वाचिक। वाचिक जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि वचन के माध्यम से। वचन के माध्यम से चेष्टाएं कैसे करता है? जैसे जब लड़की दिखती है तो अपना प्यार प्रदर्शित करने के लिए तुम बहुत अच्छी लग रही हो, या अगर कहीं गुस्से की बात है तो बोलता है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, मैं मार सकता हूँ, यहाँ से चले जाओ, इस तरह के वचन। या वीर रस की बात आई तो बहुत जोश वाली बातें, हम नहीं सहेंगे, नहीं करेंगे, इस सब तरह से वाचिक चेष्टाएं करता है, ठीक है? तीसरा है आहार्य। आहार यानी कि अपने जो उसका बाहरी जो आवरण होता है, वेशभूषा के माध्यम से जो चेष्टाएं करता है, वेशभूषा के माध्यम से आप देखते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स। वेशभूषा के माध्यम से चेष्टाएं, जैसे लड़के होते हैं अपने कपड़े सही करने लगते हैं, नए नए कपड़े पहनने लगते हैं, जब भी उनमें रति का भाव जगता है, या जैसे कोई सिपाही है, लड़ने के लिए उसके अंदर जोश जागता है, तिलक लगाता है, अपनी बंदूक उठाता है और अपना गेटअप उस हिसाब से एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से वेशभूषा संबंधी चेष्टाएं जो है वो करना, या लड़ाई के लिए कोई तैयार होता है, भय से जो कोई कांपता है और मुंह अपना ढक लेता है, डर जाता है, दीवार में सिमट जाता है, अपने कपड़े से ही अपना मुंह ढक लेता है, तो इस तरह की चेष्टाएं आहार्य चेष्टाओं के अंतर्गत आती हैं, ठीक है? नेक्स्ट है सात्विक।
सात्विक जो अनुभव होता है उस पे हमारा कोई वश नहीं होता है। सात्विक विशेषताएं हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं होता। ठीक है, ये सात्विक चेष्टाएं होती हैं जिनको हम जानबूझ के नहीं करते हैं। ये बाकी चेष्टाएं होती हैं जो हम कभी दिखाने के लिए, कभी जोश में, कभी डर से कर बैठते हैं। इनमें हमारा बस होता है, चाहे तो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, पर ये सात्विक चेष्टाएं जो होती हैं इन पे हमारा कोई बस नहीं होता है, हम इसको जानबूझ के भी नहीं रोक सकते। जैसे कई बार जैसे वो होता है भय से कांपना, डर के हम काँप रहे हैं, तो हमने कुछ डरावनी चीज़ देखी तो हम डर से काँप रहे हैं, उस पे हमारा बस नहीं होता है, ऑटोमेटिक काँप जाते हैं। या कोई ऐसी सीन देखते हैं फ़िल्म में कि इमोशनल सीन होती है, तो हम हमारे आँसू अपने आप गिरने लगते हैं, उन पे हमारा कोई बस नहीं होता है। या कई बार किसी को देख के हमें अनायास ही मुस्कुराहट आ जाती है, कोई ऐसा होता है कि जिसको हम देख के अनायास ही मुस्कुरा देते हैं। हम ना चाहते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत दुखद परिस्थिति है आप और कोई आपका अपना चाहने वाला आ गया तो उसको देख के आपके फेस पे स्माइल आ ही जाती है। और कई बार ऐसी क्रियाएँ होती हैं कि कोई ऐसा है व्यक्ति जिसको आप बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते हैं और अगर वो सामने आ गया तो घृणा से आपका नाक मुँह सिकुड़ जाएगा। तो ये चीज़ें अनायास ही हो जाती है। वैवर्ण एक है जिसमें ये आपके मुँह चेहरे का रंग उड़ जाता है। कोई ऐसी घटना जो आप चाहते हैं कि सामने ना हो और सामने हो जाती है या आपका ऐसा व्यक्ति जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते या जिससे आपका कोई राज जुड़ा हुआ है, वो सामने आता है तो आपके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तो इस सब तरह की चेष्टाएँ जो होती हैं, अश्रु, मुस्कुराना, प्रलय वैवर्ण्य, स्तंभ, इस सब तरह की चेष्टाएँ सात्विक चेष्टाओं में आती हैं। ठीक है? इसमें आती हैं क्या-क्या? स्वर भंग, कई-कई बार हमारी आवाज़ बंद हो जाती है, कंपन, स्वेद, रोमांच, वैवर्ण्य, मुस्कुराना, प्रलय, ये इतनी सात्विक चेष्टाएँ हैं जो अनायास ही हमारे अंदर आ जाती हैं। ठीक है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम लास्ट पढ़ने जा रहे हैं संचारी भाव। इसको मैं रब कर दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिएगा या वीडियो दोबारा चला के देखिएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है भी। अगर कोई दिक्कत आ रही है, किसी तरह की कन्फ्यूज़न हो रही है, कमेंट सेक्शन में आप डालते जाइएगा। मैं फिर से समझा दूँगी, पर रस तो ऐसा टॉपिक है कि उसमें आपको रस मिलना ही चाहिए और रस आपको मिल भी रहा है। जितना मैं बता रही हूँ, मुझे लग रहा है आपको आनंद की अनुभूति होगी ही। रस का मतलब ही है आनंद की अनुभूति और जब तक आप आनंद की अनुभूति नहीं करेंगे, तब तक आपको रस पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए मज़ा लेते रहिए, आनंद लेते रहिए और रस को ग्रहण करते रहिए। जितना आप ग्रहण करेंगे उतना रस आपकी समझ में आता रहेगा और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी में बार-बार ऐसी बता रही हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आपको रटना पड़े। ये चीज़ें आप समझते रहिए, एन्जॉय करते रहिए, आपके दिमाग में अपने आप जाती रहेगी। नेक्स्ट हमारा है संचारी भाव। संचारी भाव जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि जिससे हमारे मन में संचार होता है किसी भी तरह का। ठीक है? तो इसको संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इंक नहीं चल रही है, 1 मिनट में देखती हूँ दूसरा। ठीक है, मैं तब तक दूसरे इंक का यूज करती हूँ। इनकी संख्या इनकी संख्या 33 होती है। ठीक है, कुल 33 तरह के संचारी भाव होते हैं। ठीक है, संचारी भाव को कई जगह व्यभिचारी भाव के नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ये पूछा जा सकता है कि व्यभिचारी भाव कितनी तरह का होता है, संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है। तो संचारी भाव का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव है। इनकी संख्या 33 होती है। ठीक है, संचारी भाव के प्रकार जो होते हैं वो ये स्थायी भाव के रूप में कार्य करते हैं। जो हमारा स्थायी भाव होता है, जैसे रति हो गया, हर्ष हो गया, शोक हो गया, भय हो गया, ये सारे स्थायी भाव हैं। विषाद हो गया, तो इनके ये सहायक भाव के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अब सही हो गया। और ये अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार घटते और बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये स्थायी भाव के सहायक भाव के रूप में काम आते हैं। जैसे स्थायी भाव रति है तो उसका सहायक क्रिया कौन सी हो जाती है? रति के साथ मुस्कुराना, लजाना, खुश होना, इस सब तरह के। या वात्सल्य है तो वात्सल्य में उसके साथ प्रेम का भाव वात्सल्य रस है, उसका स्थायी भाव वात्सल्य है तो उसके साथ प्रेम जगना, दुलार करना, इस सब तरह की सहायक क्रिया। या आप कह लीजिए वीर रस है, वीर रस का स्थायी भाव है, उसके साथ चेतना जागृत करना, अपने आप को उग्र दिखाना। तो इस सब तरह की चेष्टाएं जो होती हैं उनके साथ परिस्थितियों के अनुकूल घटते और बढ़ते रहते हैं। बहुत ज्यादा उग्र है, बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा प्यार दिखाना है, या वियोग रस में आते हैं तो ये रोने, आंसू बहाने, इस सब तरह की क्रियाओं का काम करते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे अवयव हो गए रस के, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, अब हम रस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला रस हमारा श्रृंगार रस होता है। आप सब जानते ही हैं, पहला रस श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। सबसे पहले आता है, इसलिए रसों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस हमारा प्रेम से रिलेटेड होता है। किसी काव्य में इसमें होता क्या है, किसी काव्य में नायक व
नायिका के मिलन का वर्णन होता है। ठीक है, नायक। दूसरी चीजें श्रृंगार में क्या आती हैं कि नायक या नायिका के रूप एक चीज मिलने या बिछड़ने का मिलन या विरह का वर्णन होता है। ठीक है, मिलन और विरह के अलावा नायक नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन होता है। ठीक है, दो तरह के उसमें आपका श्रृंगार रस आता है। कहाँ कहाँ? एक तो जब नायक नायिका किसी काव्य में नायक और नायिका के मिलने और बिछड़ने का वर्णन होता है, कहीं कहीं मिलने का होता है, वहां भी आपका श्रृंगार रस होगा, और बिछड़ने का वर्णन होगा, वहां भी श्रृंगार रस होगा। इसके अलावा कई काव्य ऐसे आ जाते हैं जहां नायक नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम क्या करें। जब रूप सौंदर्य का वर्णन होता है वहां भी श्रृंगार रस होता है। ठीक है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव मैंने आपको बताया था, रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। पहला है संयोग और दूसरा वियोग। ठीक है, संयोग यानी मिलने का वर्णन, वियोग यानी बिछड़ जाना। जब इन दोनों कंडीशन में नायक और नायिका का वर्णन होता है तो श्रृंगार रस हो जाता है। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, संयोग और वियोग कहाँ कहाँ आता है। स्क्रीनशॉट एंड या फिर दोबारा वीडियो। हाँ, समझने में या मेरे समझाने में कहीं कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी। ठीक है, संयोग। अब हम बात करते हैं ए का लिख दो हिंदी संयोग। जब नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, कहाँ होता है? जहां नायक और नायिका के मिलने का, जब वो नायक और नायिका आपस में मिलते हैं तो वहां संयोग होता है, वो आपस में मिल जाते हैं, या आपस में एक दूसरे से सामना होता है, या आंखों ही आंखों में उनका मिलते हैं, या बातों के जरिए मिलते हैं, तो वहां पे संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव संयोग श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है। हाँ, इसके अलावा नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है, और साथ में रूप श्रृंगार का, किसका? रूप सौंदर्य। ठीक है,
रूप सौंदर्य व मिलन का वर्णन होता है। इसका स्थायी भाव रति है। आश्रय लंबन क्या है इसमें, मैंने जो ये पार्ट बताए थे, आश्रय आश्रालंबन वो होता है जिसके मन में भाव जगा हो, यानी नायक या नायिका मन में ये स्थायी भाव जगा हो। जनरली दोनों के मन में जगता है, ठीक है। विषयालंबन जिसके कारण भाव जगा हो, ठीक है। उद्दीपक उद्दीपक देखिए क्या होता है, वे परिस्थितियां जिसके कारण भाव जगा हो, ठीक है। अब आता है अनुभाव। अनुभाव इसमें क्या होगा, जो आश्रय की चेष्टाएं, आश्रय कौन है, आश्रय हमारा ये है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है संचारी भाव, ठीक। इतनी चीजें हमने आपको बताई थी। संचारी भाव क्या है, संचारी भाव जैसे मिलने में क्या होता है, हर्ष, जिज्ञासा, लज्जा इत्यादि चीजें, ठीक है। जो हमारा सौंदर्य संयोग श्रृंगार होता है, तो संयोग श्रृंगार में स्थायी भाव उसका रति होता है, ठीक है। जब भी किसी नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है और उसके रूप सौंदर्य का वर्णन होता है, वहां रति होता है, ठीक है। उसका आश्रय लंबन जिसके मन में भाव जगा होता है, किसके मन में भाव जगता है मिलने में या रूप सौंदर्य में, नायक या नायिका होता है, ठीक है। और जिसके कारण, कारण भी नायक या नायिका में से एक होगा जब नायक नायिका के मिलने बिछड़ने का वर्णन होता है, ठीक। परिस्थितियां, परिस्थितियां उनका मिलना या बिछड़ना, ये परिस्थितियां हो जाती हैं, यानी कि वे उद्दीपक हो जाते हैं। और अनुभाव, अनुभाव यानी आश्रय की चेष्टाएं, जिसके मन में भाव जगता है, वो जो चेष्टाएं करता है, मुस्कुराता है, बाल सही करता है, जो अभी आपको चेष्टाएं मैंने बताई थी, वो सारी चेष्टाएं हो गई। और संचारी भाव, संचारी भाव उसके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। भाव कैसे, खुशी का भाव हो गया, नायिका को देखा या नायक को देखा, या लज्जा गई, कई बार नायिका लजा जाती है नायक से आंख मिलते ही, कई बार दोनों लजा जाते हैं, कई बार उत्सुकता जागृत हो जाती है, कई बार मन में जोश आ जाता है, इस सब तरह के संचारी भाव मन में जागते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा उदाहरण भी दे दूं संयोग श्रृंगार का। उदाहरण, उदाहरण देके मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। जैसे मीराबाई जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरो न कोय जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। ठीक है। मीराबाई जी जब कृष्ण भगवान, आप सभी को पता है कि मीराबाई कृष्ण भगवान की बिल्कुल प्रेम दीवानी थी। वो उनको फोटो में, कल्पना में, अपने जीवन में हर जगह उतार के रखती थी। तो उनका वर्णन करते हुए खुश होकर उनकी फोटो देख के कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उनका वर्णन करते हुए, उनके रूप और आकार का वर्णन करते हुए कि मेरे जो है वो गिरधर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है, और मैं किसी को अपना मान ही नहीं सकती हूँ, कोई मेरा हो ही नहीं सकता है। जाके सिर मोर मुकुट, जो इतने सुंदर हैं, उनके सिर पे उनके सुंदर रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं कि मेरे गिरधर गोपाल जो हैं, उनके सिर पे मोर का मुकुट है जो बहुत प्यारा लगता है। उनको कृष्ण भगवान का मोर मुकुट बहुत प्रिय था। ऐसा नहीं है मोर मुकुट पे, उनके रूप सौंदर्य की ही वो दीवानी थी। उनके रूप इतना आकर्षित था कृष्ण भगवान का, इतना आकर्षित करने वाला था कि हर कोई रीझ जाता था। तो मीराबाई उनके ही भक्ति रस में और उनके ही रूप सौंदर्य में डूबी हुई थी और कहती थी कि वो जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पे मोर का मुकुट है, मेरो पति सोए। वो अपने पति को पति नहीं मानती थी, उनके एवज में वो कृष्ण भगवान को ही अपना पति मानती थी कि वो मोर मुकुट लगाने वाला ही मेरा पति है। ठीक है। तो इसमें जो नायिका कौन हुआ, नायिका इसमें हुई मीराबाई, और उनके नायक कौन हुए, उनके नायक हुए कृष्ण भगवान। तो उनके मन में क्या भाव जगा, प्रेम का भाव जगा, उसके लिए वो गाना गा रही, चेष्टाएं कर रही हैं और उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करती जा रही हैं कि उनके सर पे मोर मुकुट है, वो बहुत आकर्षित लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। मेरो पति सोए, वही मेरे पति हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाती हूँ। कहत नटत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। ठीक है। ये जो हमारा काव्य है, ये बिहारी जी का है। बिहारी जी तो आपने नाम सुना ही होगा, गागर में सागर भरते थे, कम शब्दों में बहुत ज्यादा बात कर जाते थे और नायक नायिका का वर्णन तो इतनी खूबसूरती से करते थे कि समझने वाला ही समझ पाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, कहत नटत रीझत खीझत। वो कहते हैं नायक नायिका जो होते हैं, बहुत लोगों के बीच में बैठे होते हैं, एक दूसरे से कुछ आंखों ही आंखों में कहते हैं, नाटक करते हैं, समझ में आया नहीं आया, इस तरह से खींचते हैं, फिर एक दूसरे को गुस्सा दिखाते हैं, एक दूसरे पे रीझते हैं, प्यार प्रकट करते हैं, फिर आंखों ही आंखों में कुछ बात होती है तो खींच जाते हैं कि क्यों नहीं समझ रही हो, कहीं बुलाना चाह रहा है या कहीं मिलना चाह रहा है नायक या नायिका, और एक दूसरे से खींचते हैं, उसमें गुस्सा भी दिखाते हैं। फिर आंखें मिलती हैं, गुस्सा के अलग मुंह कर लेते हैं, फिर मिलत, उनकी आंखें फिर आपस में मिलती हैं, एक दूसरे से खिलते हैं, जैसे ही आंखें मिलती हैं वो खिल जाते हैं, एकदम मुस्कुरा उठते हैं और लजिया जाते हैं। लजियाता कौन है, ज्यादातर नायिका ही लजियाती है। तो क्या एक दूसरे से ही आंखों आंखों में कुछ कहते हैं,
फिर एक दूसरे से नाटक करते हैं या फिर कोई समझने का, कोई ना समझने का, फिर रीझते हैं, एक दूसरे पे प्यार दिखाते हैं। ये सारी बातें कैसे हो रही हैं? आँखों के माध्यम से हो रही हैं। और एक दूसरे पे फिर प्यार आ जाता है, थोड़ी-सी स्माइल देते हैं, फिर खींचते हैं जब बात नहीं उसी में अदा दिखा के नायिका खींच भी जाती है, कई बार नायक भी खींच जाता है कि थोड़ा-सा नाराज़गी दिखाता है, मुँह फुला लेता है। फिर मुँह फुला के अलग-अलग दोनों देखने लगते हैं, फिर मिलत, फिर जैसे ही भरी सभा में हैं, तो फिर जैसे ही एक दूसरे से मन तो हटता नहीं, फिर आँखें एक दूसरे से दोनों की आँखें मिलती हैं, फिर दोनों खिल उठते हैं, क्योंकि प्यार तो होता ही है। फिर लजिया जाते हैं नायिका लजिया जाती है और शर्म से नीचे मुँह कर लेती है। भरे भवन में करत हैं, इतने ज़्यादा लोगों के बीच में वो लोग भरे भवन में ही बैठे हैं और इतनी सारी कलाएँ कर डालते हैं। नैनन ही सब बात और आँखों ही आँखों में वो सारी बातें कर डालते हैं, कोई जान ही नहीं पाता है। तो इसमें देखिए उनके नायक-नायिका के मिलने का, आँखों के मिलने का कितना सुंदर वर्णन किया है कि आँखें मिलती हैं, एक-दूसरे से गुस्सा भी होते हैं, प्यार भी आता है। तो इसमें चेष्टाएँ भी सारी होती हैं। रति का प्यार का भाव उत्पन्न होता है, इसका आश्रय आलंबन नायक-नायिका दोनों होते हैं। विषयालंबन भी एक-दूसरे के लिए होते हैं। उद्दीपक क्या होती है? उनकी आँखों की बातें, ठीक है? उनके मन में संचारी भाव क्या जगता है? जो अनुभाव होता है, अनुभाव भी शरीर के माध्यम से होता है, जो सात्विक भाव होता है वो अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है और संचारी भाव भी वो खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, लजाते हैं। ये सारे संचारी भाव भी जागृत होते हैं, ठीक है? सं तो इस तरह से आपको समझ में आया कि श्रृंगार रस किस तरह से रूप सौंदर्य की भी बात हो गई, उनके मिलने की भी बात हो गई। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है आप कमेंट सेक्शन। अब इसका जो दूसरा प्रकार होता है वो वियोग होता है। दूसरा वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के विरह का वर्णन होता है, ठीक है? इसका भी स्थायी भाव क्या होता है? भाव रति ही होता है, ठीक है? वियोग श्रृंगार रस, वियोग जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी के वियोग में, विरह में रहना। तो जब नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़ते हैं, तो उनमें वियोग श्रृंगार रस उत्पन्न होता है और इसका स्थायी भाव भी रति होगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि स्थायी भाव रति क्यों होता है? संयोग का भी रति और वियोग का भी रति। और बात प्यार की कही जा रही है, तो दोनों में रति क्यों आता है? इसमें तो विरह हो जाता है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि रति इसलिए आता है क्योंकि उसमें भी आधार क्या होता है? जब संयोग श्रृंगार रस होता है उसमें भी आधार दोनों के मन में क्या होता है? प्यार का। और जब ये वियोग होता है उसमें नायक-नायिका बिछड़ता है, रोता है, जो भी करता है उसके विरह में खाना नहीं खाता है, रोता रहता है, कहीं इधर-उधर भटकता रहता है, तो भी उसका कारण क्या होता है? नायक या नायिका के प्रति उसके मन में प्रेम है। तो दोनों में मन में क्या होता है? प्यार ही होता है, प्रेम ही होता है। इसी वजह से दोनों का संयोग या वियोग जो दोनों होते हैं उनका स्थायी भाव रति ही होता है। इसी वजह से जो हमने भक्ति रस और वात्सल्य रस की बात कही थी, भक्ति रस और वात्सल्य रस में भी दोनों स्थितियों में चाहे वात्सल्य रस हो, संतान के प्रति मन में प्रेम ही होता है, तभी उसका स्थायी भाव रति होता है। और भक्ति रस की हम बात करते हैं तो जो भक्त होता है उसका भगवान के प्रति उसके मन में प्रेम ही होता है, इसीलिए उसका भी स्थायी भाव रति ही होता है। जो मैंने आपको 9 और 11 रसों की संख्या बताई थी, कारण उसका बताया था, तो उसका कारण यही था। तो इसी वजह से वियोग श्रृंगार रस का भी स्थायी भाव रति ही होता है, ठीक है? अब इसका एक उदाहरण देख लीजिए, बहुत
अच्छा सा उदाहरण है। भगवान राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, बहुत ज़्यादा प्रेम लीलाएँ नहीं करते थे कृष्ण भगवान की तरह, फिर भी उनके लिए सीता मैया के मन में अपार प्रेम था। तो जब रावण उनको सीता मैया को उठा के ले जाता है, तो सीता मैया की याद में वो रोते हैं और सबसे पूछते हुए चलते हैं। क्या पूछते हैं? हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता माँ को रावण उठा लेके चला जाता है, तो राम जी उनको जंगल-जंगल भटकते हुए उनको ढूँढते जाते हैं, हर किसी से पूछते हैं, कोई नहीं मिलता, जंगल में कहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे, तो वो खगमृग से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, हे खगमृग, रोते हुए कहते हैं, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुमने मेरी सीता को देखा है, मृगनयनी के समान है, इतनी सुंदर है, और वो कहाँ चली गई? पक्षियों से पूछते हैं, मृग से पूछते हैं, हिरन से पूछते हैं, यानी मधुकर श्रेणी मतलब वहाँ के जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनसे वो रोते हुए कहते हैं, बहुत रोते रहते हैं और कहते हैं, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुमने मेरी सीता मृगनयनी जैसी मृग जैसी आंखों वाली मेरी सीता को कहीं देखा है? तो इसमें भी जो राम जी हैं, उनके मन में क्या है? सीता मैया के लिए प्रेम है और उनके मन में दुख का भाव जगा है। किसकी वजह से जगा है? आश्रय लंबन क्या है? अ, राम जी हैं, उनके मन में भाव जगा है, किस वजह से जगा है? क्योंकि सीता जी बिछड़ गई हैं उनसे। उसका उद्दीपक क्या है? क्योंकि सीता जी हैं जो उनके पास से चली गई हैं। उनके मन में अनुभाव क्या उत्पन्न हो रहा है? उन आंसू बह रहे हैं, सात्विक अनुभाव उत्पन्न हो रहा है। संचारी भाव क्या? वो शोक है, वो शोक से रो रहे हैं, अश्रुधाराएँ बह रही हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है कि उनकी सीता कहाँ चली गई हैं। इसी तरह जब एक और उदाहरण है, मैं आपको बता देती हूँ, जब कृष्ण भगवान चले जाते हैं, मथुरा जाते हैं, वृंदावन छोड़ के, तो हाँ, गोपियाँ उनके लिए रोती हैं और वो भी और उद्धव से जब कृष्ण भगवान उद्धव से संदेशा पहुँचाते हैं, तो भी रोते हुए कहते हैं, "ऊधो मोहि ब्रिज बिसरत नाहि।" वो ब्रिज की बात करते हुए कहते हैं, "हे उद्धव, मैं यहाँ आ तो गया हूँ, अपना कर्म तो कर रहा हूँ, लेकिन ब्रिज मुझसे भूल नहीं रहा है। वहाँ की गोपिकाएँ, वहाँ का रहन-सहन, माँ, जो सारा परिवार, वो मुझे परिवार से ज़्यादा गोपिकाएँ, गाय, उनकी गाँव वाले सब उनके लिए रोते रहते हैं, तो वो रोते हुए कहते हैं, "ऊधो मोहि ब्रिज बिसरत नाहि", मुझे ब्रिज नहीं भूल रहा है। इस तरह की कविताएँ या इस तरह के काव्य उसमें सम्मिलित हैं वियोग श्रृंगार रस में। ठीक है? या इसके अलावा निस दिन बरसत नैन हमारे, जब वो चले जाते हैं तो गोपिकाएँ उनके याद में कहती हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे, हमारे नैन निस दिन बरस रहे हैं, कृष्ण भगवान आते नहीं हैं। तो इस तरह का वर्णन होता है। तो पूरे इसमें श्रृंगार रस में क्या-क्या भाव जगे, इसकी डिटेलिंग कर देते हैं, चाहे वो संयोग हो या वियोग हो। स्थायी भाव याद रखिए, स्थायी भाव क्या? रति, आश्रयालंबन, ये चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पहचान करने के लिए यही चीज़ें आपके लिए आवश्यक हैं। जिसके मन में भाव जगा हो, जगह हो, विषयालंबन, जिसके कारण उद्दीपन क्या है? उद्दीपन
हो गई, परिस्थितियाँ हो गई, ठीक है? ये चीज़ें आप निश्चित तौर पे इस वजह से याद रखिएगा। अनुभाव और संचारी भाव। सॉरी, बोर्ड थोड़ा गंदा हो गया, उसे साफ नहीं हो रहा है। जैसे इसमें हमने क्या गिरा था, आंसू गिरना, रोना, इसमें शोक, विषाद, इस सब तरह की के संचारी भाव, ठीक है? तो इस तरह से हम समझते हैं कि श्रृंगार रस क्या होता है, ठीक है? आज का टॉपिक जो हमारा था श्रृंगार रस, संयोग और वियोग, मैंने पढ़ा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इसको एन्जॉय करके पढ़िए। जितना एन्जॉय करके पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आती जाएँगी बातें। और नेक्स्ट वीडियो हम और रसों की बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहिए। धन्यवाद।